अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट में जब वीक का आगाज़ हुआ और साथ साथ हमने देखा कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसकी वजह से आज के दिन 3000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। सो ये डिटेल्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट के हवाले से हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। तमाम जो एक डिस्कशन है उसके तौर पर करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि गवर्नमेंट का प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए सब्सिडी जारी रखने का प्लान है। प्रोटेक्टेड सारिफीन वो होते हैं जो 200 यूनिट्स के तकरीबन जो बिजली के यूजर्स होते हैं वो 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उनको प्रोटेक्टेड सारिफीन कहते हैं। और उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनके लिए सब्सिडी बरकरार रहेगी। और बजट भी आ रहा है, आपको पता है कि बजट के अंदर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अब टैक्सेस के हवाले से एक फियर पाया जाता है, लेकिन अब की सूरत हाल देखते हुए, तमाम इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस देखते हुए और अब तमाम जो एक इकॉनमी के हवाले से इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है उसमें एक प्लानिंग के हवाले से ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आम आवाम को एक रिलीफ दिया जाए, आम आवाम को किसी ना किसी तरीके से एक सब्सिडी या फिर एक इनिशिएटिव ऐसा रखा जाए जिससे उनको आसानी हो। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान की पहली फार्मा कंपनी को इंजेक्शंस और आई ड्रॉप्स के लिए PICS की आलमी मंजूरी मिल चुकी है और ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बड़ा इनिशिएटिव है जो कि इंटरनेशनली एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत खुशी की बात है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज पहले ही पाकिस्तान के अच्छा एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट कर रही हैं। साथ साथ फार्मा की ये एक कोशिश भी है कि इसके लिए वो तकरीबन तकरीबन 5 सालों के अंदर $10 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाएं। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमें स्टॉक मार्केट, हमारे पास और भी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर काफ़ी पेनिट्रेशन हो रही है और एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि फोर्ब्स एशिया के अंडर 30 फेरिस में तकरीबन तकरीबन 7 खुशनसीब पाकिस्तानी शामिल हैं। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये 7 पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ख्र का मकाम रखते हैं, क्योंकि इसलिए भी कि जो अंडर 30 की ये जो रैंकिंग होती है इसमें पाकिस्तानीज़ का अब शामिल होना और तकरीबन 7 पाकिस्तानीज़ का शामिल होना खुशाइन बात है। इससे पाकिस्तान की जो एक रैंक है, पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं या ट्रस्ट लेवल है वो भी बढ़ जाता है और इसके साथ साथ हमारी जो एक हम कह सकते हैं पूरी दुनिया की नजरें हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर आएंगी। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखा जा रहा है, कितना इजाफा होगा वो भी आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाईलाइट्स मौजूद हैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, वो देखते चलते हैं। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें हैं सामने आई हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ कराते चलते हैं। फरीद आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, ओवर जूम आपने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फरीद आलम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? स्टॉक एक्सचेंज के मैं अपडेट्स भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताइएगा कि आज के दिन के जो नंबर्स हैं या एक आगाज हुआ है इस वीक का, वो थोड़ा सा जो एक एनर्जी लेवल है वो डाउन साइड पे है। 3000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है आज की मार्केट में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो ईद की गैजेटेड हॉलीडेज में भी थी और फिर उसके बाद जो ये लास्ट वीक गुजरा है उसको मद्देनजर रखते हुए और इस वीक के आगाज को देखते हुए आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। नताशा, आप को जाहिर है आपको बहुत सारे लोगों को जो ये वीक का फर्स्ट डे होता है उसके लिए बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। मुझे याद है कि जब भी मैं प्रोग्राम में आपके आता था, आप फर्स्ट डे के ऊपर ये वाला पॉइंट जरूर करती थी, जो फर्स्ट डे ओपनिंग अच्छी हो या बुरी हो। आज ओपनिंग इतनी बुरी नहीं थी और मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10, 11 तक मार्केट सही चलती रही। हालांकि कल को वीकेंड के ऊपर वो जो इसराइल और लेबनान की जो थोड़ी बहुत झड़प हुई है, सारा कुछ हुआ, वो मार्केट ने बर्दाश्त कर लिया था। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे डे प्रोग्रेस हुआ तो मुझे लगा कि जब ये ईरान की और USA की थोड़ी दोबारा से हुई, जब जब एक डील होने लगती है तो उससे उसके करीब करीब आके बहुत सारे प्लस और माइनसेस नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि यही अब इंशाल्लाह कोई ना कोई एग्रीमेंट रीच हो जाएगा। बट टिल सच टाइम इट इज रियली डन एंड डस्टेड, तो ये इस तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन कतई नजर इस बात के कि जो इनकी जो हुआ, जो हमला किया अमेरिका ने ईरान पे और ईरान ने उसके अहदाफ जो वो किया किसी दूसरे मुल्क में, जब हम ऑयल को देखते हैं तो ऑयल की प्राइस के बढ़ने को हम मार्केट से अपनी मार्केट की वोलेटिलिटी को और उसको जरूर गौर से देखते हैं। और ऑयल जब 3.5% बढ़ना शुरू हुआ, 1%, 2, फिर 3, जी फिर तो उस वक्त मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ी कम होना शुरू हुई। और फिर आपको पता है कि
हमारे यहाँ जब रिडम्पशन आती है तो मेगा स्टॉक्स में अब एक दो म्यूचुअल फंडों ने आज अपना माल बेचा, म्यूचुअल फंड की जो रिडम्पशन होती है वो मेगा स्टॉक्स में होती है। तो अब क्योंकि वो साइड बोर्ड में और ये जो कचरा स्टॉक जिन्हें हम कहते हैं, या जो लो प्राइस्ड या पेनी बिल्कुल ही स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स के ऊपर वो काम नहीं करते। तो आज जो रिडम्पशन की वजह से जो मार्केट के इंडेक्स पे गिरावट आई वो उन्हीं हैवी वेट्स में आई, जिसकी वजह से मार्केट का इंडेक्स गिरता गया। और जब मार्केट का इंडेक्स गिरता है तो जाहिर है जो लोग डे ट्रेड करते हैं या जो फॉर अ वीक या जॉबर्स होते हैं वो थोड़ा हट जाते हैं पीछे। बट आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस जो पिछले 2 महीने से चल रही है कहानी हमारी, विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। फिर इन्फ्लेशन के नंबर हैं और मुझे बड़ा ये जान के खुशी हुई कि कंसेंसस था कि 12% जैसा आएगा। हमारा अपना एकेडी सिक्योरिटीज का जो हाउस हमारा है, हमारी रिसर्च में कहती थी कि 12.2% तक आ सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 11.7 का इन्फ्लेशन आई, मतलब कॉन्सेंसस से नीचे आई। लेकिन क्योंकि 11.7 इज स्टिल हायर देन 11.5 विच इज द पॉलिसी रेट, तो हमारी मनी मार्केट ने इसको थोड़ा इस, हालांकि ये अभी जो इंक्रीज आई है ये इंशाल्लाह इन द टाइम्स टू कम इन द वीक्स और खत्म हो जाएगा ये जो डिफरेंस है। जी। बट राइट नाउ जो 11.5 और 11.7 में 20 बेसिस पॉइंट का जो इन्फ्लेशन अबव आई है पॉलिसी रेट, तो मनी मार्केट पे थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई विच रियली लेड द, जिसने पूरा मार कर दिया आज के शो को। और आपने सही कहा, इस सारी का निचोड़ ये हुआ कि वो 3,000 पॉइंट से ज्यादा की मार्केट में गिरावट आई। अच्छा फरीद आलम साहब, ये भी बताइएगा कि हम ये भी देख रहे हैं कि आपने मनी मार्केट का जिक्र किया, तो क्या इससे पॉलिसी रेट के हवाले से चीज़ें सामने आएंगी? अभी जो नेक्स्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं? ये भी हमारे नाजरीन को वाजे कीजिएगा। देखें, अभी एक चीज को बेस बना के, जैसे मैंने आपको बताया कि 11.5% है पॉलिसी रेट और 11.7 की हम्म। इन्फ्लेशन आई, तो 20 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट तो नजर आया, बट ये टेम्परेरी है, ये वापस आएगा। मुझे तो लगता है जैसे ये ईरान की और अमेरिका की जो वॉर खत्म होगी तो सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन दोबारा बड़ी आसानी से आ जाएगी। सो जो स्ट्रक्चरल या जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं उनके अंदर चेंजेस नहीं है, बट यस डे टू डे या वीक ऑन वीक जो इश्यूज आ रहे हैं और लो बेस इफेक्ट की वजह से भी ये बड़ा प्रोनाउंस्ड किस्म की इन्फ्लेशन आती है। आई डोंट थिंक सो, बट एक आपने अपने ही इंट्रोडक्शन में अच्छी बात भी बताई कि स्टेट बैंक ने कहा था कि हम 18 बिलियन और देर अबाउट पे क्रॉस करेंगे अपने रिजर्व 30 जून 2026 पे। एंड आई एम हैप्पी टू नोट कि स्टडी परफॉर्मेंस उसके अंदर आ रही है और हर दफा हम अब 17 बिलियन से तो ऊपर जा ही चुके हैं। तो मैक्रो लेवल पे चीजें इतनी बुरी नहीं है जितनी ये माइक्रो लेवल पे ऑयल की प्राइस को देख के और इन्फ्लेशन को देख के हम लोग डे टू डे जो अपने फैसले कर रहे हैं। तो वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत बड़ी हुई है आजकल। राइट। अच्छा फरीद साहब, ये भी बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में अभी जो कि एक 3000 पॉइंट्स की गिरावट वीक के फर्स्ट डे हो चुकी है, तो ये भी मान लेते हैं कि वीक का फर्स्ट डे जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा पूरे वीक के ऊपर, एज यू सेड बिफोर। तो अब जरा बताइएगा कि जो 4 डेज रह गए हैं इन सेशंस के अंदर क्या एडवाइस करेंगे आप उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं समटाइम्स कि आज की मार्केट गिर गई या ये गिरावट आ गई, ये ना हो कि बियर रन हो जाए या ये ना हो कि इश्यूज बढ़ जाए, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि इस मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ये बजट वीक है और बजट के अंदर हर तरह से कहानी आएंगी, र्यूमर्स आएंगे। तो इसलिए जो लोग लेट से 100 शेयर का काम करते थे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उनको चाहिए कि 100 के बजाय 50 का काम कर लें और वॉलेटिलिटी में दोनों साइडों पे अपने आप को लॉस पे, यानी जब बढ़े मार्केट तो लेने के लिए जज्बाती ना हो और गिरे तो लॉस को कट करने की प्लान ना करें, बट अपने साइज ऑफ ट्रेडिंग को अगले 3-4 दिन के लिए कम कर दें। ये उनके लिए है सिर्फ मशवरा जो कमजोर दिल वाले और यंगस्टर्स और अब ये थोड़ा सा नए लोग कॉशियस आए हैं। रहना ज्यादा आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है? अच्छा ये भी बताइए कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? और ऑफ कोर्स एक बजट के फियर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि अवाम की नीड्स क्या हैं, और साथ साथ अब कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से अवाम को रिलीफ भी दिया जाए। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? किस तरीके से ये बजट में फियर को कैसे जो है वो आप डिस्क्राइब करेंगे, और दूसरा ये जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनके लिए क्या जो ये सब्सिडी कंटिन्यू रखी गई है उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो इसलिए इस
तो प्रोटेक्टेड सार्फिन का जो है इशू, मुझे ये आवाज आपको तक आ रही? जी जी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो प्रोटेक्टेड सार्फिन का जो है नंबर तो बढ़ गया है, पर इनको रखना ऑन अपने पास, अपने राइट साइड पे रखना और इनको प्रोटेक्ट रखना, आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव गुड साइन टू द अवाम। बट ये है थोड़ी कॉस्मेटिक चीज ही। मुझे लगता है कि रिलीफ के लिए ज्यादा गवर्नमेंट के पास जगह तो नहीं है, बट यस एक्सपेंडिचर कम करे गवर्नमेंट, तो उससे लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि आप हमारे साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है। सो आई थिंक रेवेन्यू किस तरह बढ़ाएंगे वो तो इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर खर्चे अपने कम कर लें, और हमारे लिए जो कैपिटल मार्केट और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसके लिए सुपर टैक्स को फेज आउट करने की कोई भी उम्मीद और किरण आ जाए, तो वी विल बी गुड टू गो फॉर 2 लाख एंड प्लस, जो मार्केट का इंडेक्स लेवल हमारे प्लान और हमारी स्ट्रेटजी रिपोर्ट्स में शामिल है। अच्छा, फरीद आलम साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की पहली फार्मा कंपनी को इंजेक्शंस और एयर आई ड्रॉप्स के लिए पीआईसीएस की आलमी मंजूरी मिल चुकी है। कैसा लग रहा है ये इंटरनेशनली, जो एक हम कह सकते हैं कि अप्रूवल्स मिलना, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के जो टारगेट्स हैं वो भी एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स को देखते हुए। खासकर जैसे जैसे हमें नीड है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ने चाहिए, रेमिटेंसेस हमारे अच्छे हो चुके हैं, फिस्कल डिसिप्लिन हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इसके हवाले से बताइएगा कि कैसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक मार्केट में इसका क्या इन्फ्लुएंस है। देखें, हमने जब ड्राफ्ट पे बहुत देर से ये एक्शन लिया, लेकिन जब 1.5-2 साल पहले इन्होंने जो इन्फ्लेशन से बियॉन्ड अलाउ कर दिया नॉन एसेंशियल ड्रग्स का या दवाइयों की प्राइस में इंक्रीज, तो उससे थोड़ा इस वाले सेक्टर में जान तो आई भी है। अब ये जो एफडीआई है, अगर एफडीआई की अप्रूवल पाकिस्तानी कंपनियां थोड़ा विजन अपना करती हैं और होराइजन ब्रॉड करके अपने आप को बियॉन्ड द पाकिस्तान सोचती हैं और एक्सपोर्ट पे लाती हैं, तो जाहिर है इट्स सच मुझे तो बड़ी खुशी की खबर आज लगी जब ये चला मुझे पता कि पाकिस्तान, ऑल्दो पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, और हम बहुत सारे फार्मर्स को जानते हैं जिनका एक्सपोर्ट नॉट टू द डेवलप्ड वर्ल्ड बट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। हमारी आई ड्रॉप्स भी जा रहे हैं, हमारी और बहुत सारी चीजें जा रही हैं। बट अगर कोई रिकग्निशन के बाद जाती है और किसी डेवलप और डेवलप कंट्री में जाती है, तो आपका ब्रांड की वजह से आपको अच्छी प्राइसिंग मिलती है। तो आई मीन आई एम एज अ पर्सन और एज अ पाकिस्तानी, मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तानी जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर थिंकिंग बियॉन्ड अपने लोकल और अपने होराइजन ब्रॉड करके आगे की जा रहे हैं, और ये इस वाले सेक्टर से बहुत अच्छे एक्सपोर्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। राइट, फरीद आलम साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिए, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं वो देखते चलते हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स, इंडेक्स के नंबर्स क्या रहे और खासकर कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट हुए। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। 100 इंडेक्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,73,962.81 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,74,171.64, लोअर वॉज 1,70,396.85 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,70,600.2, यानी कि चेंज रहा 3,362.61 का डिक्लाइन आज के मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास और भी अपडेट्स मौजूद हैं वो भी देखते चलते हैं वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। DCL लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.48 के इजाफे के साथ 11.23 पे क्लोजर, 43.32 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TRG काफ़ी अर्से बाद हम देख रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में 4.89 का इजाफा देखा गया, 74.06 पे क्लोजर रहा, 39.49 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। W12 थर्ड स्कॉट पे 0.01 का डिक्लाइन, 1.28 पे क्लोजर, 34.84 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। साइनर्जी फोर्थ स्कॉट पे 0.01 का इजाफा देखा गया, 8.37 पे क्लोजर रहा, 26.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.59 का डिक्लाइन देखा गया, 34 पे क्लोजर, 20.76 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड।
जी, ये थे वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की परफॉर्मेंस। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक लास्ट में कमेंट आपसे लेना चाहूँगी फरीद साहब, ये जो कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स का सामने आना, वॉल्यूम लीडर्स में जनरेट होना और साथ साथ जो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं या वो इन्वेस्टर्स जो अभी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप कि किस तरीके से वो मार्केट का फ्लो देखें और इन्वेस्टमेंट करें? बिल्कुल सही है। मैं उसी आंसर को शुरू करूंगा कि आज जो मार्केट 3,300 पॉइंट के करीब गिरी, उसके अंदर मेगा स्टॉक ज्यादा शामिल हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक 3:30 तक भी आप देखें तो बाज साइड स्टॉक्स अपर कैप पे थे। और वो जो मार्केट 500 पॉइंट डाउन थी, 1,000 थे या 3,000 से ज्यादा बढ़ गई, उनके अंदर कोई कमी नहीं आई। तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट शामिल है, अभी बिल्कुल कंट्रोल में है। और आप इस बात को भी गौर करें कि डिस्पाइट मार्केट के अंदर गिरावट आई जा रही थी, लेकिन वो साइड स्टॉक्स के अंदर वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। दो तो कंपनियों की डीलिस्टिंग की बात शुरू हो गई, और आपको पता है कि पाकिस्तान में जब डीलिस्टिंग आती है किसी कंपनी की, तो वो मार्केट प्राइस से ऊपर ही के रेट पे स्टॉक एक्सचेंज अपनी निगोशिएशन और पावर करता है। सो जी, मेरा ख्याल से जो ये टेम्पो था आज का, मेगा स्टॉक के गिरने की वजह से इंडेक्स जरूर डाउन है, लेकिन इंटरेस्ट अलाइव है, रिटेलर का भी और इंस्टीट्यूशंस का भी। हाँ, एक इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो फायदा उठाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक, जो कि लॉन्ग टर्म प्लेयर। रिडम्पशन आती है म्यूचुअल फंडों में, तो आज रिडम्पशन थी और मैंने इसका बार बार जिक्र किया, उस रिडम्पशन की वजह से मार्केट में गिरावट आ गई। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अभी चीजें बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगी। चलें, यू आर और बजट ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस वीक, 4 सेशंस बाकी हैं और पॉजिटिविटी आ सकती है। वेल, थैंक यू। सईद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे ओवर जूम, काफी डिटेल एनालिसिस किया है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं इन द स्टूडियो, उनको वेलकम करते चलते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के तारिक जदून साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो तारिक जदून साहब। सबसे पहले ये बताइए तारिक साहब कि इकोनॉमी के नंबर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, काफ़ी बेटरमेंट आ रही है। साथ साथ एक और काम जो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ऑनर की बात है, वो ये कि फोर्ब्स एशिया की अंडर 30 फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी शामिल हुए हैं। कैसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान में न सिर्फ एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना, रेमिटेंसेस का बढ़ना या तमाम फ्रेमवर्क्स और स्ट्रेटजीज को फुलफिल करने के साथ साथ जो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नताशा। सबसे पहले तो मैं अपना खुद तारफ़ करा दूं, तारिक जदून, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जहाँ तक आपने कहा कि रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है और हमारे 7 नंबर बताए आपने जो ऐड हुए इसमें मज़ीद, तो देखें अभी हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना का विज़िट था, ठीक है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है हमारी डिस्कस हुई हैं और बहुत सारे कैबिनेट मेंबर साथ थे। हमारे लोकल जो सबसे बड़ी बात है कि लोकल पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरनमेंट है इस वक्त, जो मार्केट इंक्रीज़ हो रही है और चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कि आप देखें हमारे जो दाएं बाएं जो सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त तक, स्टिल ईरान का मसला सेटल नहीं हुआ अभी तक, मगर उसके बावजूद हमारे नए लोग उसमें शामिल हुए हैं, रेमिटेंस बेहतर हो रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ये बड़ी खुशाइन बात है और बिज़नेस कम्युनिटी यही चाहती है कि हमारा जो पाकिस्तान का लोकल एनवायरनमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि बिज़नेस फ्लरिश करे और हमारी चीज़ें जो हैं, जो हम शुरू से कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम इंपोर्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं करना, हमने एक्सपोर्ट के ऊपर इन्हिसार करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो हमें ये जो आप देख लें इस वक्त जो हमारी आईटी है, फार्मास्यूटिकल का आपने अभी जिक्र किया, इसी के साथ साथ हमारे एसएमई सेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो हम जब ई कॉमर्स की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फोर्ब्स एशिया के साथ साथ जो कि एक हमारा ऑफ कोर्स एक बहुत ही ऑनर की बात है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिजर्व्स में भी इजाफा हो रहा है। फरीद आलम साहब से भी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो स्लो एंड स्टडी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? किस तरीके से तमाम ये एक मैनेजमेंट हो रही है और आइडिया ये है कि पाकिस्तान के लिए जो एक फिस्कल डिसिप्लिन है उसको मैनेज करने के लिए जो हमारे डेफिसिट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए? देखिए, डेफिसिट को कंट्रोल करना तो सबसे पहला काम है ना। जब तक हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जहाँ तक तलक है रेमिटेंस का बेहतर होना,
इसका मतलब है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर इंटरनेशनल जो हमारे लोग हैं, वो हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनका ज़्यादा इन्हिसार हो गया है और पसंद कर रहे हैं लोकल पॉलिसी को, और उस वजह से रेमिटेंस बढ़ रही है। और इसके साथ साथ फिर उसी तरफ आऊँगा कि एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, अभी जैसा आपने बताया कि एक नई कंपनी को हमें बाहर एक लाइसेंस मिला है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, इंटरनेशनली उसे अकोमोडेट किया गया है। तो ये चीज़ें जो है लोकल, हम बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं एक तो ऐसा एनवायरनमेंट दें कि लाइक अभी मैं ये छोटे से जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अभी गवर्नमेंट फिर बढ़ रही है, हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का मौका दें, रिटेल सेक्टर को भी बिजनेस का मौका दें। अभी ईद से कबल इन्होंने रिलैक्स किया था रात 10 बजे तक और 12 बजे तक रेस्टोरेंट को, तो उससे काफ़ी बेहतरी आई है मार्केट में। तो चूँकि सीज़न है गर्मियों का, कस्टमर लेट जो है वो रिप्लाई करते हैं, जी बाहर नहीं आते। फिर हमारे इधर लोकल जो है पिंडी इस्लामाबाद में तो सर्विस पेशा लोग हैं, ज़्यादातर अपनी जॉब के बाद जाके मार्केटों का रुख करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का मौका मिलना चाहिए ताकि हमारी मार्केट में ग्रोथ रेट बढ़े और लोग जो है माशी सतह पे मजबूत हो सकें। राइट अच्छा जी, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं कमोडिटीज़ के हवाले से, और करेंसी रेट्स भी हमारे पास मौजूद है। तो लेट्स हैव अ लुक कि आज की मार्केट में क्या क्या रेट्स मौजूद हैं, देखते चलते हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,73,761 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,06,605 रुपीज़। आप देख सकते हैं लोकल मार्केट में कमी आ रही है गोल्ड के प्राइसेस में। इंटरनेशनल गोल्ड एट पाउंड 4,542.46 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 90.78 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 94.2 डॉलर। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी रेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज के मार्केट में क्या रेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 324.17 रुपीज, सेलिंग वाज 324.75। यूके पाउंड बाइंग रही 374.46, सेलिंग वाज 375.13। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.4, सेलिंग वाज 278.9। एंड चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.14, सेलिंग वाज 41.21। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.19, सेलिंग वाज 74.32 रुपीस। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.81 रुपीस, सेलिंग वाज 75.94। कतरी रियाल बाइंग रही 76.54, सेलिंग वाज 76.68। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 907.88, सेलिंग वाज 909.51। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। तारिक जद्दून साहब हमारे साथ मौजूद रहें। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेकंड सेगमेंट आपको पता है कि बजट सेगमेंट, बजट स्पेशल है, तो आज भी हम बजट स्पेशल के अंदर डिस्कशन करेंगे एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहां एक्सपोर्ट के लिए जितने इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए वो तमाम हम कह सकते हैं कि अप टू द मार्क ही साबित हुए हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि इस साल के बजट के हवाले से या लास्ट ईयर जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स आए थे वो फिनोमिनल आए थे, और इस बार जो हम देख रहे हैं कि बजट के लिए जो माली साल बरामदात की नई बुलंदियों को छूने की तवक्को जो है वो सामने आ रही है। यानी कि इस बार हम देख रहे हैं कि फिस्कल ईयर के अंदर हमारे पास जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो अप टू द मार्क आएंगे, लास्ट ईयर से अबव आएंगे। सो लेट्स सी कि कितने आते हैं। आईएमएफ के जारी करदा अंदाजों के मुताबिक अगर हम बात करें तो तकरीबन हमारे पास आइंदा माली साल के अंदर तकरीबन 35 अरब डॉलर यानी कि 35 बिलियन डॉलर तक जो एक्सपोर्ट है वो जाने के इम्कानात हैं, और ये यकीनन हमारे लिए खुशाइन कदम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस हम ऑलरेडी 40 बिलियन से क्रॉस कर चुके हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट के नंबर 35 से अबव हो जाते हैं, यानी कि ये तो आईएमएफ का एक तखमीना है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो 38 बिलियन डॉलर जो बिजनेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर हजरात की कोशिशें हैं वो देखी जा रही हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले दिन कैसे होते हैं और इसके जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं हमारे लिए क्या क्या फ्रूटफुल कंडीशन क्रिएट करते हैं। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे,
और साथ साथ जहां हम बजट के अंदर ही बात कर रहे हैं तो तनख्वाहदार तबके को किसी कह सकते हैं ना कि हम रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो तनख्वाहदार तबके के हवाले से टैक्स रिलीफ की तजवीज़ है और इसमें टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। तो आज ये भी बात करेंगे और प्लानिंग कमेटी का बजट पर अहम इजलास होगा, आज ये भी हम आपको बताएंगे। ये तमाम बजट स्पेशल में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट इसके हवाले से स्पेशल जो है वो देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, न्यू और तारिक जदून साहब भी मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क की मुआशी ताकत और माली इस्तेहकाम की पैमाइश का अहम पैमाना होते हैं। ये दरामदात की अदायगी, बैरूनी कर्जों की वापसी, करेंसी के इस्तेहकाम और हंगामी मुआशी हालात से निपटने में मदद देते हैं। मजबूत ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा और मईशत को मुस्तहकम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 22.646 अरब डॉलर पर जा पहुँचे, जबकि गुज़श्ता हफ्ते ये ज़खायर 22.588 अरब डॉलर थे। आदादुशुमार के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर 17 अरब 14 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए, जबकि पिछले हफ्ते ये 17.081 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे। दूसरी जानिब कमर्शियल बैंकों ज़र मुबादला के ज़खायर मामूली कमी के साथ 5 अरब 49 करोड़ 95 लाख डॉलर हो गए, जबकि पिछले हफ्ते ये ज़खायर 5.507 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद पहले ही ये पेशगोई कर चुके हैं कि जून 2026 के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक पहुँच जाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त, बरामदात के फरोग, तरसीलात ज़र में इजाफे और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ ताउन को तरजीह दी। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली, बैरूनी माली मुआवनत के हुसूल और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए इस्लाहाती इक़दाम किए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की बड़ी वजूहात में IMF के तहत मौसूल होने वाली रकूम, पांडार बॉन्ड्स के इजरा से हासिल होने वाले फंड्स, तरसीलात ज़र में बेहतरी और बैरूनी मालियाती इंतजाम शामिल हैं। इन इक़दाम के नतीजे में बैरूनी अदायगियों की सलाहियत बेहतर हुई, रुपए पर दबाव में कमी आई और मुआशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिली। मजमूई तौर पर हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों ने ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने में मुस्बत किरदार अदा किया है, जिससे मुल्की मईशत के लिए एतमाद और इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा हुई है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अगर टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरीज के हवाले से हम बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हम टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं, यानी कि टेक्सटाइल एंड अपैरल के हवाले से बात करें। अगर हम बात करें राइस के हवाले से फूड सेक्टर के अंदर, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट के नंबर जनरेट करते हैं। IT जो है वो एक नया सेक्टर है जो एड ऑन हो चुका है, लेदर है, एक्सपोर्ट गुड्स है। तमाम ये चीज़ें हैं जो नई प्रोडक्ट्स के साथ शामिल हो रहे हैं। और स्पोर्ट्स के अंदर तो पाकिस्तान अपना लोहा पहले ही मनवा चुका है फुटबॉल्स के हवाले से। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। साथ साथ अगर हम बात करें कि जो हमारे पास टॉप मार्केट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, UK है, चाइना है, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, और अब हमारे पास नई यूरोपियन मार्केट्स और साथ साथ अफ्रीकन मार्केट्स भी टैप हो रही हैं। तो ये एक खुशाइन कदम है जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट की तरफ उठाते हुए दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान चट्टा साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। मैं उनसे पहले क्वेश्चन करते चलूँ कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट हो रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान नई बुलंदियों को छू रहा है एक्सपोर्ट की मार्केट के अंदर, इसको कैसे देखते हैं आप? जी शुक्रिया। बिल्कुल 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का नंबर तो शायद है। और आप यूँ कहिए कि ये हमारी एक गवर्नमेंट की अपनी प्लान टारगेट्स हैं कि हमने 2030 तक 60 अरब तक की एक्सपोर्ट्स तक लेके जाना है। इसी तरह 2035 तक हमने 100 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट्स तक अपने बरामदात को लेकर जाना है। तो उसमें ये एक अच्छा कदम है कि बतदरीज हर साल हम इसमें ग्रोथ लेके आ रहे हैं। 6 साल का नंबर 32 अरब था, इस साल अगर 35 अरब आता है तो इसमें जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया हमारे जो टारगेट्स हैं उसकी तरफ हमारी प्रोग्रेस जो है वो उसमें अभी भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बेहतरी आ सकती है कि अगर वाकई हमने 2035 तक 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स पे जाना है। इसमें बड़ा एक अहम जो आप कहने फैक्टर है जो हमारा एक डॉलर रेट है, डॉलर और पाक रुपये की एक्सचेंज रेट, वो एक
स्टेबल वैल्यू पे खड़ा हुआ है पिछले कुछ अरसे से। तो एक जो आर्गूमेंट अक्सर दिया जाता है कि शायद अगर हमारी 280 रुपए की जाए, 300 रुपए जाए या 310 अरब रुपए पे जाए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। उस अप्रोच को हमें बड़े केयरफुली देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही माजी में भी हमारे ज़र मुबादला की पोजीशन बेहतर होने से या डॉलर की कदर कम होने से एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं या नहीं। तो उसमें जहाँ तक हमारी स्टडी है वो इतनी कारआमद साबित नहीं होती। जो गवर्नमेंट की बाकी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाकर इंजीनियरिंग गुड्स की तरह दीगर गुड्स अदर चीज़ें हैं जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर सबसे अहम है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ अर्से में हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रिकवरी हुई है, वो एक बड़ा अहम फैक्टर है। तो जो 100 अरब का टारगेट है या अगर 2030 तक 60 अरब डॉलर का टारगेट हमारा है, उसके लिए एक्सचेंज रेट से हटकर जो बाकी मैयर हैं उसमें टैरिफ पॉलिसी भी पिछले साल आई। तो टैरिफ पॉलिसी के सारे डिफरेंट स्टेप्स गवर्नमेंट हर साल इम्प्लीमेंट करती रहेगी 5 साल के अरसे में। तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो मज़ीद भी हमारे इस एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रेमिटेंसेस का इनफ्लो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो एक ओवरऑल हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है वो तो ठीक है, स्टेबलाइजेशन उसमें रहेगी। गुड्स एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी। इस बार भी जो ग्रोथ का नंबर आ रहा है वो ज़्यादा आप देखें वो सर्विसेज की मद में हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं जबकि गुड्स का नंबर गिरा है। राइट। मैं तारिक जदून साहब से भी पूछना चाहती हूँ। साहब ये भी बताइएगा कि आईएमएफ के जो जारी करदा हम देख रहे हैं कि अंदाजों के मुताबिक आइंदा साल जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 35 बिलियन डॉलर से अबव हो जाएगी। तो कैसा लग रहा है कि आईएमएफ खुद कह रहा है, और आपको पता है जब आईएमएफ के अंदाजे इतने होते हैं तो हमारे उससे ज़्यादा ही टारगेट्स होते हैं और उससे ज़्यादा ही अचीवमेंट्स होती हैं। तो क्या आपको लगता है क्या नंबर्स उस वक्त जनरेट होंगे? और एक्सपोर्ट के हवाले से जब गवर्नमेंट इतनी कोशिशें कर रही है, एक्सपोर्टर्स हजरात को पहले भी रिलीफ दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई थी, सबने अपने टेक्स रखे थे, फिर उसके बाद उनको जो है वो एक रिलीफ दिया गया और कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे टॉप एक्सपोर्टर्स को, आपको याद होगा। तो कैसे आपको लगता है कि किस तरीके से हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आज देखें इस वक्त हमारी लास्ट वीक में फिनांस मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है बजट के हवाले से, और आज हमारे प्रेसिडेंट साहब की क़यादत में भी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी एक मुलाकात हुई है। तो उसमें हमारी क़यादत मौजूद थी। बुनियादी तौर पे एफपीसीसीआई का जो रोल है, हम बिज़नेस के लिए जो हमारी मेन टास्क था, मैंने आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में हमने कहा कि जी 100 बिलियन का हमारा टारगेट है, 2030 तक हमने एक्सपोर्ट को लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट तो कह रही है ना 2035 तक, हम लोगों ने वो टारगेट अपने लिए सेटल किया हुआ है 2030 तक कि हमने 100 अरब डॉलर के ऊपर इसको लेके जाना है एक्सपोर्ट को। तो इंशाल्लाह ताला वही चीज़ें जो हैं जो उससे मार्केट में एक जो स्टेबिलिटी आती है, और एक्सपोर्ट जो है गवर्नमेंट हमें ऐसी फैसिलिटी दे रही है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेजरमेंट, अब जो पहले जो हमारे यहाँ पे थे डिस्कशन हो रही थी वो बात कर रहे थे सुपर टैक्स के बारे में। तो इंशाल्लाह इसमें हम कभी उम्मीद रखते हैं कि इस टैक्स में इस बजट में मतलब सुपर टैक्स को खत्म वेव ऑफ किया जाएगा। चले जी, ये तो बड़ी खुशाइन बात होगी अगर गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला हम बड़े इसके ऊपर पुरुमीद हैं। और फर्स्ट टाइम फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हमारे लाहौर ऑफिस में बैठ के एक शैडो बजट पेश किया है। ठीक है, ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एफपीसीसीआई ने एक शैडो बजट दिया है, और हमारा जो मेन टास्क है वो हम चाह रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्री को आप पैकेज दें, और हमारे जो हमारी जो टैक्स के जो मराहल हैं उनमें आसानियाँ पैदा करें, और वन विंडो ऑपरेशन हो ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो। और इसमें मेजर मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि एसएमई सेक्टर को इन्वॉल्व करें। जब तक एसएमई सेक्टर को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो ये मजबूती नहीं आ सकती। हमने ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को पकड़ना है। और आपने डॉलर का जिक्र किया, डॉलर की स्टेबिलिटी का जिक्र किया, उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने स्मगलिंग को जो है वो जो हमारी सरहदें हैं उनके ऊपर रोका है, और जितनी डॉलर की स्मगलिंग थी उसको भी रोका है, और ये गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है इस वक्त के उससे जो है वो रुपये की कदर मुस्तहकम हुई है और डॉलर जो है अपनी जगह पे स्टेबल है।
तो हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो आने वाले बजट से लगी हुई हैं और उसके लिए इंडस्ट्रियल पैकेज क्या आता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या आती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे जाके हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगी तारिक जदून साहब, हमारे पास नई मार्केट्स भी हैं। हमारे पास जो एक रिवायती मार्केट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, चाइना है और यूरोपियन यूनियन है, लेकिन इसके साथ साथ वो अफ्रीकन मार्केट्स भी टैप हो रही हैं। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, किस तरीके से न्यू मार्केट्स को टैप करने की कोशिशें की जा रही हैं? और एसएमई का आपने जिक्र किया, एसएमई में छोटे छोटे कारोबार को भी एक मौका मिल रहा है कि वो भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करें। छोटी चीज़ें ही सही, मगर एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम अपने एसएमईज को मजबूत करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जब हमारी एक्सपोर्ट होनी पड़ेंगी, तो उसके ऊपर जो है फिर हमारे लोकल जो हमारा जॉब्स क्रिएट होंगी, उसमें इंडस्ट्रियल की तरफ हम ज़्यादा बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जिक्र करते हैं लाइक हमारा फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, वजीराबाद है। देखें ना, लोगों ने घरों में स्टार्टअप लिए थे, मगर आज वो बाहर निकल के बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई हैं और टॉप एक्सपोर्टर हैं, उनको जिनको अवार्ड भी मिले। एसएमई का और अभी स्मैडा यानी कि और अलीबाबा का भी एक जॉइंट वेंचर एमओयू साइन हुआ है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि आपको बायर और सेलर तमाम एक प्लेटफॉर्म भी मैसर आ गया है? ये जो आपने वन विंडो की बात की और एक छत के नीचे जो हम चीज़ें चाह रहे हैं, अभी हालिया प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा हुआ है चाइना का, उसमें बहुत चीज़ें बेहतर हुई। और ये अली बाबा के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है, मतलब देखें वो लोग भी चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे फैसिलिटेशन मिले। और स्पेशली जो हम आईटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, फिर दूसरा एसएमईज़ को भी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मौका मिलेगा इसके ऊपर। और हम जो चीज़ें इस वक्त हमारी जो मेन जो इशू है वो है हमारी एनर्जी का इशू है। इस सेक्टर में देखने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें इंडस्ट्री को, इकोनॉमिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करें। और जो हमारे जो रिटर्न्स के चीज़ें हैं उनको बेहतर किया जाए। और एक्सपोर्ट को अगर हमने बढ़ाना है ना जी, तो हमें डे एंड नाइट हमें इंडस्ट्री को जो है ना तवज्जो देनी होगी। और जिस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हमारी जो है वो एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगी। अच्छा, मैं डॉक्टर इरफान चड्ढा साहब से पूछना चाहती हूँ कि तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने की तवक्को है और साथ साथ इस बार तजवीज़ दी गई है कि ज़्यादा रिलीफ होना चाहिए, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, प्लानिंग कमेटी का बजट पर अहम इजलास है, वो उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, तनख्वाहदार तबका है, इस पे जैसे पाकिस्तान ने जिक्र किया, सुपर टैक्स का मसला सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं, तनख्वाहदार तबके के लिए भी है। एक तो सबसे पहले एक तो यही उम्मीद की जा रही कि कम अज कम तनख्वाहदार तबके के ऊपर से भी सुपर टैक्स की जो तलवार है ये हटाई जाएगी। फिर इसी तरह कुछ टैक्स स्लैब्स की शरह में तब्दीली मुतवक्किल है, ताकि जो तनख्वाहदार तबका है इसको फैसिलिटेट किया जा सके। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन तनख्वाहदार तबके से ही हो रही होती है। इसीलिए बार बार एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, जिसमें रिटेलर्स आए या होलसेलर्स या जिस तरह से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की भी बात हो रही। तो जो रिलीफ तनख्वाहदार तबका एक्सपेक्ट कर रहा है या अगर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देने का सोच रही है तो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली साथ में कहीं और से मुतबादिल रेवेन्यू भी तलाश करने की जरूरत होगी। और वो इसमें कुछ रेवेन्यूज नए आए हैं जिसमें मैंने जिक्र किया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है या बाकी चीज़ें जो हमारे सेक्टर से जिनको टैक्स सेट में लाया जा सकता है। एपीसीसी का इजलास मामूल के मुताबिक बिल्कुल मुतवक्किल है। एपीसीसी बिल्कुल अगले साल का एक इकोनॉमिक पिक्चर देती है, इकोनॉमिक आउटलुक उससे निकल कर आती है, जिसमें हमारे कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं। इसमें जीडीपी ग्रोथ का नंबर है 4% का रखा जा रहा है, जबकि IMF की प्रोजेक्शन के मुताबिक 3.5 से 3.6% का है। इस तरह इन्फ्लेशन का नंबर 8% पे मुतवक्किल है, ऑल्दो अभी पिछले 1-2 माह में एक क्राइसिस सिचुएशन की वजह से 10 से ऊपर हमारी इन्फ्लेशन रेट गया है। बट अगले साल मुतवक्किल है 8% का रेट होगा। सबसे अहम जो है और जो जिसका बात हुई यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। तारिक जदून साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशंस की, इकोनॉमी के हवाले से भी और सेकंड सेगमेंट में बजट के हवाले से आपसे डिटेल्स शेयर की, जैसे कि हम पर एक सेक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं। आज एक्सपोर्ट के हवाले से बात की। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।